विषय है कि पोषण चक्र सिद्धांत। पोषण का एक पूरा चक्र है। तो पहले तो समझते हैं पोषण की आवश्यकता है कि नहीं है। तो हमको है कि नहीं है आवश्यकता पोषण की, है ना। तो यहाँ से पकड़ते हैं कि पोषण की आवश्यकता माने हमको, मानव को है कि नहीं है? है, ठीक है। पोषण के रूप में हम क्या खाते पीते हैं? सब्जियां, दूध, दही, ऐसा पहचान लेते हैं इस रूप में। वो तो सब वो टेक्निकल भाषा हो जाएगी। दूध, दही, सब्जियां, अनाज, दालें, फल, घी, है ना, और तमाम सारी चीज़ें, मसाले इत्यादि, यही सब खाते पीते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बढ़िया। तो हमको आवश्यकता है और हमारी आवश्यकता की पूर्ति यहाँ से होती है। अब जिसके पास जो है, एक सूत्र है दर्शन का, हालांकि सूत्र है कि जिसके पास जो है वही बांटेगा। तो यदि अनाज, दालें, दूध, दही, सब्जियों में पोषण होगा तो ही हमको पोषण मिल पाएगा, है ना। तो हमारे पोषण के लिए इनका पोषित होना ज़रूरी है कि नहीं है? इनका पोषण से भरा होना ज़रूरी है कि नहीं है? ज़रूरी है। इनके पोषण के लिए क्या पोषित होना चाहिए? ये कहाँ होते हैं? मिट्टी में, है ना। तो मिट्टी में। तो फाइनली मिट्टी पोषित होगी, मिट्टी पोषण से भरी होगी, मिट्टी उर्वरता से भरी होगी तो अनाज, दालें, दूध, दही, सब्जियां, माने जानवर भी इन्हीं का चारा ही खाते हैं। तो वो दूध, दही ये पोषित होगा और ये पोषित होगा तो हम पोषित हो पाएंगे। तो हमारा पोषित रहना मिट्टी के पोषण रहने पर ही निर्भर है ना। अस्तित्व, सह अस्तित्व है। तो हमारा बने रहना, हमारा पोषित बने रहने के लिए मिट्टी का पोषित बने रहना ज़रूरी है। और अभी की खेती में सबसे ज़्यादा क्या घटा है? सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचा है? मिट्टी को, है ना। उसका परिणाम बीमारियां, कैंसर ट्रेन, यही तो आया ना। अब वो क्यों आया है? वो भी किसी नासमझी के कारण आया है। तो ये समझ में आता है कि यदि हमको पोषित रहना है तो मिट्टी का पोषित होना ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी ही आधार है सारी की सारी पोषण का, जीवों के सर्वाइवल का, माइक्रोब्स की कॉलोनियों का, जो भी है मिट्टी आधार है। तो मिट्टी को पोषित करने के तरीके हमको विकसित करने होंगे, है कि नहीं है? तो जितने प्रकार का पोषक तत्व हमको आवश्यक लगता है स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, उतने ही प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता मिट्टी की होती है। तो हमको 17 प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। 17 प्रकार के पोषक तत्व मिट्टी को उपलब्ध कराने का कार्यक्रम खेती है। पोषण की दृष्टि से उसको देख रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? अब काम करना है मिट्टी के ऊपर, उसका परिणाम आएगा मानव के ऊपर, है ना। तो अभी हमको लगता है कि दवाई खा करके, गोली खा करके पोषित हो जाएंगे, उससे हो जाएंगे पोषित मल्टीविटामिन, है ना, दुनिया भर की चीज़ें। तो अभी क्या हुआ, पिछले 40-50 सालों में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो भी हम तत्व माने खादें डालते हैं खेती में, यूरिया, डीएपी, जिंक, पोटास, तमाम सारी जो भी चीज़ें डालते हैं, तो वो एक तरह के साल्ट में उसका तत्व होता है। जब वो तत्व जाता है तो नमी में वो घुल करके तत्व पौधे को मिल जाता है। मिट्टी के हिस्से में लगातार नमक जाता है, और किसी चीज़ में लगातार नमक जाएगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी? बंजर होगी। और उसका भोजन उल्टा हम नहीं दे रहे हैं। एक तो नीम, ऊपर से करेला चढ़ा, तो जो निकल के आ रहा है उसको हम बढ़िया चाव से खाते हैं, चाव से खाते हैं, फिर चाव से अस्पताल जाते हैं, तो सारी कमाई अस्पताल को भेंट कराते हैं। ऐसा ही अभी वर्तमान में पोषण का, क्योंकि अभी पोषण को हम पहचाने भी नहीं हैं, इसके मूल में ये भी बात है।
तो अब इस पोषण के सिद्धांत को समझना है कि ये किस तरीके से, कैसे और आएगा, ठीक है ना। तो पोषण के सिद्धांत को समझने के लिए हमको खेती में कुछ चीज़ों को पकड़ना है ना। तो पहले हम लोग इसको चर्चा करते हैं। माने खेती हम किसको कहते हैं? एक इसको मिट्टी वाला भाग है और एक फसल या पौधे वाला भाग है। इसी को तो खेती कहते हैं, है ना। नहीं तो बंजर खेत को खेती थोड़ी बोलते हैं, वो तो खेत का एक टुकड़ा है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, माने मिट्टी और उसमें कोई पौधे लगे हैं, कोई फसल लगी हुई है, हम कहते हैं खेती हो रही है। तो दो एंटिटी हैं, माने दो वास्तविकताएं हैं। दोनों वास्तविकताओं की, दोनों चीज़ों की आपूर्ति करने का नाम खेती है। या दोनों चीज़ों की जो आवश्यकता है उसको हम पूरा करते हैं तो हम स्वास्थ्यमय भोजन, सुखी जीवन बिता पाएंगे कि नहीं बिता पाएंगे, है ना। इसको अपने से भी ऐसे पकड़ के देखते हैं कि ये हम हैं, मानव हैं, है ना। पहले दिन थोड़ी चर्चा हुई थी कि एक शरीर और एक जीवन, है ना, माने जिसको लोग अभी आत्मा भी उसमें बोलते हैं, दोनों का संयुक्त साकार स्वरूप है। अब चीज़ दो है, आवश्यकता एक की पूरी करेंगे तो तृप्ति रहेगी कि अतृप्ति रहेगी? अतृप्ति ही रहेगी। तो इसको रोटी, कपड़ा, मकान यही सब चाहिए, हमने चर्चा कर ली। और महत्वाकांक्षा की वस्तुएं चाहिए, है ना, महत्वाकांक्षा की वस्तुएं। इसको क्या चाहिए? जीवन को क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख माने सम्मान चाहिए, पहचान चाहिए, मूल्य चाहिए, प्रेम चाहिए, न्याय चाहिए, है ना। एक ये लंबी लिस्ट है, एटसेट्रा, वो मूल्यों में आ जाता है। अब दोनों आवश्यकताओं, दोनों की आवश्यकता का हम कार्यक्रम बनाते हैं तो जीवन सुखमय नज़र आता है। हम एक को बढ़ा लेते हैं तो एक समय के बाद इसी से अतृप्ति होने लगती है। और केवल यही दें, ये ना दें, तो भी एक अतृप्ति सी रहती है कि कोई बहुत बढ़िया से बात करे, सम्मान करे और भोजन ना दे, नाश्ता ना दे, तो बोले महाराज अब फिर ठीक है चलते हैं, फिर मिलेंगे, है ना। और हम जाएं, बहुत बढ़िया 56 प्रकार का भोग, सब कुछ, और थोड़ा दुत्कार के ले यार तुमने खाया नहीं होगा आजकल, पेट भरा है, फिर देखेंगे। अतृप्ति रहती, माने दो एंटिटी हैं तो दोनों को पूरा करने का कार्यक्रम तृप्ति है। खेती में दो चीज़ें हैं, मिट्टी है और फसल है। अब हमने जो खेती अपनाई उसमें हमने क्या किया? रासायनिक विधि से जो तत्व हमको चाहिए है मिट्टी को या फसल को, पौधे को, उनको नमक में हमने फिक्स करके ज़मीन को दिया। तत्व पौधे को मिल गया, मिट्टी को क्या मिला? और मिट्टी की आवश्यकता नमक है नहीं। तो ये खेत पूर्ण उत्पादन देने वाले, स्वास्थ्यमय उत्पादन देने वाले बन पाएंगे? तो क्या हुआ? बहुत मेहनत करने के बाद भी हम लगातार डिप्लॉयड हुए हैं, किसी न किसी रूप में गिरावट आई है, स्वास्थ्य में गिरावट आई है, तनाव में बढ़ोतरी हुई है ना, उत्पादन में घटोतरी हुई है। तमाम सारी चीज़ें देखेंगे तो दो चीज़ें हैं, तो इनकी दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो मिट्टी की आवश्यकता है कार्बन, ह्यूमस और माइक्रोब्स। ये तीन आवश्यकताएं मिट्टी की हैं। और 17 प्रकार के पोषक तत्व इसको चाहिए, पौधे को। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। बोरॉन, जिंक, निकेल, क्लोरीन,
मोलिब्डेनम, आयरन, न्यू एटसेट्रा, है ना जी। ये Br है, बोरॉन, है ना। हाँ बी होता है, मतलब ठीक है, ठीक है। मेरा इंग्लिश कमज़ोर है ना, और याद आ जाए तो मैं भी लिख दूँगा, है ना। इस तरह से 17 प्रकार के पोषक तत्व पौधे को चाहिए। तो अभी हम जो रासायनिक खेती करते हैं उसमें हम एक ही समय में खूब सारी खादों को, जैसे अंतिम जुताई के समय यूरिया और DAP डाल के चले जाते हैं, है ना। तो एक तो ये बात है कि दो चीज़ें हैं, दोनों की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। दूसरा एक पार्ट इसमें है कि अलग अलग अवस्था की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं कि नहीं होती हैं। अब एक ही समय में हम सारी खादें डाल के चले आएंगे तो पूरी खाद, पूरी चीज़ ले पाएगा पौधा, या उस समय जिसकी आवश्यकता है वो ले लिया, बाकी जिसकी आवश्यकता बाद में है और वो पड़ा है बहुत दिन तक, तो आधा लीच हो जाएगा, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो एक तो अलग अलग समय में अलग अलग आवश्यकता पूर्ति करना है, कितना कब कैसे देना है ये भी एक बात है। तो ये दो चीज़ें इसमें समझ में आई कि पोषण को पूरा करते समय ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता को ध्यान देना है। तो कार्बन के लिए हम पहले एक पार्ट पकड़ लेते हैं। तो हमने इसके लिए खूब चर्चा की। तो कार्बन में हम ये पहुंच गए थे कि कार्बन माने उर्वरता का धारावाहक कार्बन है, और इसको देने का विधि कंपोस्ट है, ठीक है ना। तो कंपोस्ट को समझ लेते हैं। तो कंपोस्ट क्या है ना, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्यों गुमान भाई, है ना, आप तो बनवाते हैं, ट्रेनर हैं, तो कंपोस्ट क्या है, मतलब कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए, है ना। आप तो बताते भी हैं। हाँ कंपोस्ट अगर देखा जाए तो जी, खाद भी बोलते हैं जैसे। हाँ मान लीजिए जैविक खाद उसको बोल दिया, खाद एक भाषा में बोल दिया, तो खाद क्या है। खाद एक अपने न्यूट्रिएंट्स रहता है पौधे के लिए। उसको फसल में देने योग्य बनाकर उसका रूप परिवर्तित कर कर जो अवस्था में वो फसल को तैयार करके दिया जाता है, जैसे अपन रॉ मटेरियल से भोजन बनाकर अपने खाने योग्य होता है, उसी प्रकार ये फसल के लिए जी जी वर्मी कंपोस्ट जो होता है। अच्छा, खेती के लिए जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो यूज किया जाता है वो कंपोस्ट होता है। बढ़िया, है ना। और भी आप बच्चे लोग, आप लोग, है ना, प्रयास कर सकते हैं कि कंपोस्ट किसको बोला जाए। थोड़ा एक बार व्यवस्थित हो जाने से हमको व्यवस्थित चीज़ें पता चल जाती हैं। तो जो बात हमको हो सकता है 1000 शब्दों में समझानी पड़े, वो बात हो सकता है हम 10 से 20 शब्दों में समझा पाएँ, तो समय बचता है ना, समझने वाले को भी अच्छा लगता है। तो जैविक खाद है ना, और भी आप खेती करनी है ना, तो जैविक खाद प्रयोग करते हैं। किसको बोलते हैं जैविक खाद, है ना, बहन का भी ले लिया जाए जी, है ना। चलिए, तो अलग अलग पुस्तकों में भी बहुत सारा लिखा होगा। हम तो, मेरे को अपने व्यवहार से ना एक क्वेश्चन टाइप का बना लिया है मैंने, अपने समझने के लिए और समझाने के लिए। एक क्वेश्चन टाइप से ठीक रहता है। तो पहला जो समझ में आया, सूखी सामग्री माने इसमें सूखा चारा, भूसा, पुआल ये सब आ जाएगा। धन, हरी सामग्री, धन, पशुमल अवशेष, पशुमल मूत्र अवशेष, है ना, पशुमल मूत्र हो गया, और धन, पानी। इन 4 चीज़ों का अनुपात, 4 चीज़ों का मिश्रण ही खाद है। सारी खादों में ये मिलता है कि नहीं मिलता है, यही मिलता है। अब इसके बनाने के अनुपात बदल जाते हैं, बनाने के तरीके बदल जाते हैं, इसलिए नया नाम आ जाता है। भाई इससे बाहर कुछ समझ में आए तो उसको जोड़ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो सूखी सामग्री माने भूसा, सूखी पत्तियाँ, है ना, कुछ और इस तरह का सूखा पुआल वगैरह, ये सब सूखे में आता है, सूखी सामग्री में। हरे में हरी पत्तियाँ, चारा, है ना, सब्जियों के छिलके विलके जो हरे रहते हैं, ये सब कुछ हरे में आता है। पशुमल मूत्र अवशेष में माइक्रोब्स,
बैक्टीरिया और पोषक तत्व, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलते हैं हमको, ठीक है ना, ये सब आ जाता है। और पानी से नमी, ये चार चीज़ों का निश्चित अनुपात मिश्रण जब हम बनाते हैं तब हमको कंपोस्ट मिलती है ना। और विचार कर लें, कुछ और मिलाना हो तो मिलाया जा सकता है ना। बेसिक आइटम इतने ही हैं। किसी भी कंपोस्ट में, दुनिया की कोई भी खाद बनेगी, यही सब पड़ता है उसमें, है ना। अब देखिए ये क्यों ज़रूरी है। तो सूखी सामग्री से क्या मिला? कार्बन मिला। माने जितने भी जब फोटोसिंथेसिस होता है तो जो हवा का कार्बन पौधा लेता है नीचे भेजता है, और नीचे से भी कुछ ना कुछ तत्व आते हैं, है ना। वो बातचीत हो गई थी। तो अब ये जो पत्ता टूटा, ये पत्ता सेलुलोज के रूप में टूटता है, तो कार्बन भी देता है और कार्बन के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी देता है। जिस तरह की धातुएं जिस मिट्टी में हैं उस तरह की धातुएं लेकर के पौधा ऊपर लाता है। फल के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, तो फल हम खा लेते हैं, जानवर खा लेते हैं। पत्तियों से जो गिरता है वो बायोमास के रूप में ऊपर के संसार को मिलता है, मिट्टी को। तो हमको मुख्य रूप से कार्बन मिला। हरी सामग्री, हरी पत्तियों में क्या रहेगा? नाइट्रोजन रहेगा। मुख्य रूप से नाइट्रोजन रहेगा, और नाइट्रोजन के साथ साथ अन्य पोषक तत्व तो होंगे ही। हर एक निश्चित प्रकार का पौधा एक निश्चित प्रकार की धातु के अधिकता या कमता के साथ होता है। अलग अलग पत्तियों की अलग अलग अवस्था में जब पत्तियां कोपल होती हैं तो किसी में जिंक ज़्यादा होता है, किसी में बोरान होता है, बड़ी होती हैं तो नाइट्रोजन आ जाता है ज़्यादा, ये सब मिलता है। तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन सभी प्रकार की पत्तियों में होता है, इसलिए एक बड़े उसको हमने पहचान लिया, ठीक है। पशु बल मूत्र, अगर सूख जाएंगे तो कार्बन में आ जाएगी। हाँ, यही पत्ती हरी है तो नाइट्रोजन में आएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो पानी के साथ में नाइट्रोजन उड़ जाएगा। नाइट्रोजन हवा में 78% है ना, कार्बन कार्बन बच जाएगा। अवस्था के हिसाब से पोषक तत्व रह जाते हैं। अवस्था के हिसाब से रह जाते हैं। तो सूख गई तो कार्बन हो गई, हरी है तो नाइट्रोजन है, ठीक है। पशु मल मूत्र अवशेष किया तो हमने क्या मिला? माइक्रोब्स मिला, फंगस मिला, बैक्टीरिया मिला, पोषक तत्व मिले। बहुत सारे पोषक तत्व गोबर, तमाम प्रकार के पक्षियों के बीट में होते ही हैं कि नहीं होते हैं, तो ये सब कुछ हमको मिला। और कोई भी पोषक तत्व, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रोब्स कब काम करता है? जब अनुकूल परिस्थिति बनती है, और उसके लिए नमी का एक निश्चित मात्रा में बने रहना ज़रूरी होता है। हम अगर देखें, हमको सबसे ज़्यादा जुकाम किस मौसम में होते हैं? जब मौसम बदल रहा होता है, चाहे वो सर्दी से गर्मी आ रही हो या गर्मी से सर्दी आ रही हो, है ना, या बरसात आ रही हो। जब मौसम अनुकूल होता है उनके फैलने का, वायरल्स के फैलने का, बैक्टीरिया के फैलने का, तभी इस तरह की। तो जब अगर कंपोस्ट भी बनना है और उनके बनाने में हमारे माइक्रोब्स का रोल है, फंगस का रोल है, तो ये भी कब प्ले कर पाएंगे? जब नमी होगी। तो पानी से हमको नमी मिल गया। मान लीजिए H2O लिख ही देते हैं ना, इसमें माइक्रोब्स वगैरह सब आ ही गए। अब ये चार चीज़ों का निश्चित अनुपात है, तो इससे हमको क्या मिला? कार्बन मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला। तो जब कंपोस्ट हम पढ़ते हैं कभी, अब किसी भी पुस्तक में आप देखेंगे तो CN रेशियो करके एक आता है। इस रेशियो के मिलने से ही कार्बन टूट पाता है, इससे पहले कार्बन टूट नहीं पाता है। तो उसका सामान्य जो रेशियो है वो 20:1 का है। तो अगर 20 भाग कार्बन है तो 1 भाग नाइट्रोजन होना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में कंपोस्ट का निर्माण होता है, और उसके बनाने के समय में कुछ चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। जैसे कंपोस्ट छायादार स्थान में बनाएं ताकि माइक्रोब्स डेवलप कर पाएँ। सीधी खड़ी धूप, खड़ी बारिश और खड़ी सर्दी से उसको प्रभावित ना हो अधिक, ऐसी जगह बनाएं। नमी का ख्याल रखें, ढक कर के रखें, और CN रेशियो को मेंटेन करें। इसलिए कोई भी खाद बनती है तो हरी पत्तियों की मात्रा कम या ज़्यादा मिलाई ही जाती है, तभी वो कंपोस्ट पूरी होती है, ठीक है ना। अब ये हमको कंपोस्ट का एक सामान्य रूप से मिल गया। अब क्या करते हैं, एक चीज़ इसमें और समझना है कि हर जगह धरती वैविध्यता के साथ है, विविधता के साथ है। हम खाने में भी कितनी प्रकार की विविधता बरतते हैं, है ना। पता हो ना हो, जाने या ना जाने, 150 प्रकार की चीज़ें तो रोज़ खाते ही खाते हैं, है ना। तो जब हम पेड़ पौधों की पत्तियां लेते हैं तो विविध प्रकार की पेड़ पौधों की पत्तियां लेते हैं।
मान लीजिए इसकी भी हैं, उसकी भी हैं, आम की भी हैं, चारा भी हैं, अमरूद भी हैं। इसलिए जब भी बाग प्लान करते हैं या कंपोस्ट प्लान करते हैं तो जितने प्रकार का हमको सूखा चारा, पत्तियां, टहनियाँ मिल सकती हैं, सब लेना है। इसी तरह से हरी पत्तियां, ये भी विभिन्न प्रकार की लेनी है। जितनी प्रकार की हरी पत्तियां, जिस उम्र की हरी पत्तियां मिल सकती हैं, सब लेना है। किसी में कोई तत्व ज़्यादा होगा, किसी में कोई तत्व ज़्यादा होगा, किसी में कोई तत्व ज़्यादा होगा, और हरा है तो नाइट्रोजन सब में कॉमन है, तो कई प्रकार के पोषक तत्व हमको मिल जाते हैं। इसीलिए पशुओं, जितने ज़्यादा प्रकार के पशुओं का मलमूत्र मिल जाता, उतने ज़्यादा प्रकार के पशुओं का मलमूत्र, माने गाय भी हो गई, भैंस भी हो गई, बकरी भी हो गई, पक्षी भी हो गए, जहाँ ऊँट पाए जाते हैं वहाँ ऊँट हो गए, जहाँ कोई और, जहाँ भेड़ें पाई जाती हैं वहाँ भेड़ें हो गई, जहाँ जो जिस क्षेत्र में जिस भी तरह का पशुपालन है, उतने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के पशुओं की, उसका एक्सक्रीटा का, मलमूत्र का, गोबर का इसमें समायोजन करना है। तो इसीलिए पशुओं में भी विविधता ज़रूरी है, और इसी से इनकी उपयोगिता भी है कि कोई पशु है ना, जैसे मुर्गी है तो उसकी बीट में फॉस्फोरस और पोटास ज़्यादा होगा। आप मुर्गी की बीट को सीधे हरे पौधे में डाल दें, 2 दिन में झुलस जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस, पोटास और ये बहुत ज़्यादा होता है उसमें, है ना। वही आप गाय का गोबर डालेंगे तो कम झुलसेगा, भैंस का डालेंगे तो एक अलग तरह का प्रभाव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और ऐसा भी है, गाय का ही गोबर आपने गर्म डाला तो एक प्रकार का प्रभाव, गाय का ही गोबर आपने ठंडा करके डाला तो एक प्रकार का प्रभाव। तो इसलिए विविध प्रकार के पशुओं का, अब ये जाकर के बात समझ में आती है कि क्यों हम एक ही प्रकार के पशुओं का गोबर को नहीं बताते हैं, या हमको ठीक नहीं लगता है। क्योंकि हमको अपने भी अनुभव से यही आया कि जब विविध प्रकार के, ये जो आशीष जी का खेत कल हम लोग देखने गए थे, ये बेसिकली पूरा खेत 12 बीघे का है, 2 हेक्टेयर का है। जो 20 से रोड थी, एक हेक्टेयर इस तरफ, 1 हेक्टेयर इस तरफ। तो जो हमने काम शुरू किया तो हमने 100 ट्रॉली कंपोस्ट का प्लान किया, और एक ट्रॉली में कम से कम 2 टन आराम से आता है, 20 कुंटल आराम से ट्रॉली में आता है। और हम लोगों ने स्वयं भरी। सुबह हम लोग रोज़ 2-3 ट्रॉली हम लोग भर देते थे, मैं, आशीष, छोटा भैया, सब लोग मिल करके, है ना, रवि जी, सब लोग भर देते थे। रोज़ 2-3 चली जाती। तो यहाँ जितनी उपलब्ध थी हमने यहाँ से डाली, फिर हमने गौशाला से ख़रीदी जितनी मिली, तो लगभग हमारी 20 ट्रॉली हमें यहाँ से मिली, 20 ट्रॉली हमने गौशाला से ख़रीदी, तो हो गई 40 ट्रॉली। और 10 ट्रॉली के आसपास हमने मुर्गी वाली, जो लोग फार्म बनाए रहते हैं ना, वहाँ से भरवाई। वहाँ से मतलब वो लोग तो भर के ही देते हैं पूरा, तो वहाँ से ख़रीदी, परचेज़ की, और वो भी हर प्लॉट पे डलवाई, मिलवाया। और बकरियाँ हमारे पास हैं तो 2-3 ट्रॉली हमारी अपनी बकरी की थी, 1-2 ट्रॉली और ख़रीदी। तो कुल मिलाकर के हम पहले साल में लगभग 55 से 60 ट्रॉली कंपोस्ट डाल पाए थे। 40 हमको मिला ही नहीं, किसी भी गौशाला में नहीं मिला, और हमने वहाँ से शुरू किया। तो उससे पहले उसमें केमिकल फार्मिंग ही होती थी, मतलब कोई और बटाई पे लेता था तो वो झींक के डालता था। और पहली साल में हमने धान लगाया, मतलब खरीफ की फसल से शुरुआत की, तो पहली बार में हमारा 6 कुंटल प्रति बीघा का उत्पादन आया था, है ना। और इस खाद डालने के बाद में जो नेचुरल रेसिपीज चलाई, इसमें सरसों की खली का घोल और कैल्शियम, ये 2 चीज़ें डाली थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था, ठीक है। मैंने एक अनुमान लगाया था, तो उस साल हमने, और मेड़ों पे हमने अरहर कर दी थी, तो लगभग 4 लाख रुपए का ऑन कैश, अगर एक सामान्य मार्केट रेट पे हमने देखा उसको, कि 3,75,000 या 3,80,000 रुपये के आसपास का हमने बेचा था। बेचने से मतलब अगर हम बेचते तो हमें ये प्राप्त होता, और खाड़ी और पुआल मिला वो अलग, और एक फसल का जोड़ा नहीं था कि ये जो आएगा। तो हम संतुष्ट थे कि भाई पहली बार में ही हमको 6 कुंटल प्रति बीघा का धान मिल गया तो पर्याप्त है। तो ये जो मिथ है कि हम जब पहली बार में कन्वर्ट होते हैं तो उत्पादन नहीं होता है, और बेशक नहीं भी होता है, तो उसका कारण ये है कि खेत भूखा है। भूखे के नाम पे हमने 2 रोटी खिला दी किसी आदमी को, और काम पूरा लेना है, कैसे करेगा? या तो भूख पूरी शांत हो तब काम कर पाएगा। तो खेत का भोजन पूरा मिले तब जा कर के वो उत्पादन पूरा देने में सक्षम होता है। तो हम कंपोस्ट के नाम पे 2-4 ट्रॉली कंपोस्ट 2-4, 10-20 बीघे में निपटा आते हैं, फिर कहते हैं हमने गोबर की खाद भी डाली थी, उत्पादन नहीं मिला। तो कैसे मिलेगा? तो उसका पेट तो भरा रहे। तो ये हमको समझ में आया कि फाइनली अगर हम उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं तो वो अगले में देता है। तो ये कंपोस्ट खाद हो गई उसका बेसिक सूत्र।
अब इसके बनाने के तरीके कई सारे हैं। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं जिसमें भैंस की वो बन गई जालीदार नुमा, नाडेप आपने उनके यहाँ भी देखा होगा, इंद्र चाचा के यहाँ हम लोग गए थे ना, एक बना था नाडेप का, वो नाडेप एक विधि वो हो सकती है। ये सामने शिवांश है, ये अभी हम बनाने वाले हैं, एक विधि शिवांश हो सकती है। एक ये हमने गड्ढा बना करके बना रखा है फार्म यार्ड मैन्योर FYM, एक विधि ये हो सकती है। ये बगल में पीछे डली हुई है ना। और सबसे बढ़िया सरलतम विधि मैं बताऊं जल्दी खाद बनाने की, क्या करते हैं, कोई भी खाद बनाएं आप, नाडेप बनाएं, जब बड़ी खेती करते हैं तो फिर ये केवल किचन गार्डन और छोटी छोटी जगहों के लिए ठीक है। बड़ी खेती करनी तो आपको कोई गड्ढा, ये फार्म यार्ड मैन्योर, नाडेप, इस तरह की खाद को लेना पड़ेगा। तो हमारी खाद, और अगर ये नहीं भी हैं ईंटें तो एक जगह हम लगातार उसको डालते रहें थोड़ा सा, और समय समय पे थोड़ी बराबर करते रहें। तो जैसे बेड वगैरह नहीं होता है, इस तरह का अपना बनाते रहें। एक अलग से घोल बनाए, है ना, 20 लीटर मट्ठा और 4 kg गुड़ पुराना वाला, है ना, इसको मिला दें, थोड़ा चला दें, और 12 जैसे सुबह मिला दिया, दिन भर रखा रहा, फिर रात को रखा रहा, और इसमें ना जगह जगह छेद कर दें ऐसे डंडे से, जैसे ये है ना, इसमें खूब डंडा घुसेर के ऐसे हिला दें उस तरह से, और इसको भर दें इसमें और पानी मिला लें, 10-50 लीटर पानी और मिला और भर दें। तो ये जो खाद बनती है, इसके बनने का प्रोसेस थोड़ा स्लो रहता है इस तरह से, क्योंकि उसमें टर्निंग की ज़्यादा संभावनाएं नहीं बचती हैं। आप अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको भी लगता है यार कैसे टर्न करें, तो उस स्थिति में क्या करना है, इस तरह का छेद करके इसमें ये कल्चर भर देना है, और इसमें चाहें तो 2 kg गाय का गोबर मिला लेंगे तो माइक्रोब्स की कॉलोनियाँ और बढ़िया से डेवलप हो जाएंगे, ठीक है ना, इसी में घोल में। और इसको डालते हैं, समय समय पे डालते हैं, एक बार डाल दिया, फिर 15 दिन बाद डाल दिया, और ऊपर से भर दिया। तो ये जो नमी जब नीचे जाएगी तो वो तेज़ी से माइक्रोब्स डेवलप होंगे। तो जो खाद 1 साल में पकती है वही खाद आपकी 5 से 6 महीने में पक जाएगी। पानी कितना बताया आपने? पानी जैसे 20 लीटर मट्ठा, 4 किलो गुड़, 2 किलो ये है, तो 20 लीटर पानी और मिलाने बनाने के बाद, ठीक है ना। तो खाद को, माने गोबर को जल्दी डिकम्पोज करने के लिए इस तरह का एक कल्चर हम बना लेते हैं। तो घरों पे भी कोई खाद है, घूर बना हुआ है, उसको व्यवस्थित कर ले, उसमें इस तरह का कर दें, और नमी रहेगी, नमी के साथ साथ हमने माइक्रोब्स का कल्चर भी अंदर डाल दिया, तो वही खाद जो 1 साल में तैयार होती है या 6 महीने में तैयार होती है, वही खाद आपकी 3 महीने या 4 महीने में तैयार हो जाएगी। तो टर्न करने का मतलब कम हो जाएगा, और अगर एक टर्न कर देते तो बहुत अच्छा है, कम हो जाएगा और अंदर तक खाद पक जाएगी। तो ये कंपोस्ट को बनाने की सबसे बढ़िया विधि है, कंपोस्ट को तेज़ी से बनाने का। शिवांश खाद का प्रयोग अभी हम यहाँ पे करेंगे आपके साथ में, ठीक है, इसलिए मैं उसको अभी नहीं बता रहा हूँ, वो वहीं पे चर्चा हो जाएगी, वहीं पे बनाएंगे भी, ठीक है। तो अब एक कार्बन इससे पूरा हुआ। अब यदि हमने खाद बहुत बढ़िया बनाई है, कंपोस्ट अच्छी बहुत बढ़िया बनाई है, तो ह्यूमस अपने आप बनता है। ह्यूमस के बनने की प्रक्रिया है कि 10 भाग कार्बन, है ना, और 1 भाग नाइट्रोजन, ये ह्यूमस का है, ठीक है। 10 भाग कार्बन और 1 भाग नाइट्रोजन मिलता है। कार्बन माने अब ये कंपोस्ट हो गया उस तरह से, और ये हो गया, और इसको खाने वाले माने अब इसको कौन खाने वाले, जो सॉइल लाइफ है, जैसे केचुआ है, गुबड़ीला है, दीमक है, इनकी उपस्थिति में ये जब बनता है और प्रोसेस होता है माने सड़े हुए चीज़ को, तो 1 भाग ह्यूमस मिलता है। ये जो केचुओं को किसान का मित्र कहा गया, किस लिए कहा गया, क्योंकि वो वही मिट्टी को खाता है, वही निकालता है। तो जब खाता है तो उसने खाया, और उसके शरीर से होता हुआ पूरा जो निकला, फिर वो ह्यूमस होकर के निकला, माने उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त रूप में आ गई। और ह्यूमस क्या करता है, पेड़ पौधे जो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं वो बाय ह्यूमस करते हैं। ह्यूमस माने सारे पोषक तत्वों को बांधे रखता है, पकड़े रखता है, नमी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाता है। ये जो ओस होती है इसको खींचने को और इसको स्टोर करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो जब ह्यूमस, मिट्टी में ह्यूमस होता है तो हमारे पानी लगाने का समय भी कम हो जाता है। तो क्या करना है, ह्यूमस के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, कंपोस्ट इतनी बढ़िया बनानी है कि ह्यूमस अपने आप बन जाए।
और अभी ह्यूमस के लिए मान लीजिए कि अभी ज़्यादा कमी है, तो जो वर्मी कंपोस्ट है वो ह्यूमस की खाद का विकल्प है। और वर्मी कंपोस्ट की खूब चर्चा हो चुकी है कि जो गोबर गैस की स्लरी निकलती है उससे बना सकते हैं, या इसी गोबर को थोड़ा ठंडा करके फिर पिट में डाल करके, केचुए डाल के उससे बना सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट से हम ह्यूमस को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और अगर अपने खाद बहुत बढ़िया से बनाई है तो ह्यूमस अपने आप होता ही है। तीसरी चीज़ है माइक्रोब्स। तो कोई भी खाद बिना माइक्रोब्स के डिकम्पोज नहीं होगी, और माइक्रोब्स के लिए हमने गाय का गोबर डाला ही है उसमें। तो प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं हैं, उसको समझना है और समझ के उसके साथ में जीना है। तो हमने जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो लगभग हम सारे पोषक तत्व मिट्टी को देने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन वो सही अर्थों में कंपोस्ट हो। अभी की स्थिति में हम क्या करते हैं, कंपोस्ट के नाम पे घूर में आधे से ज़्यादा गुटखा की पन्नी, केसर, SNK जिंदाबाद, पन्नी, कुरकुरा चिप्स, ये पन्नियाँ भरी प्लास्टिक भरा रहता है, ठीक है। अब वो प्लास्टिक को, कचरे को हम ले जाके खेत में डाल देते हैं। डालते कब हैं, जून की खड़ी धूप में डाल के आ जाते हैं। कितनी डाला है पता चला, खेती 10 बीघे, खाद डाली 2 बीघे, वो इतनी सी नहीं पड़ी। अब वो जो भी थोड़ी बहुत उसमें पोषक तत्व थे वो खड़ी धूप में उड़ गए। अब कचरा बचा, कचरे को डाल करके कितना ले लेंगे। तो इसको देने का प्रोसेस और बनाने का प्रोसेस बढ़िया तरीके से कंपोस्ट को बनाना है, ठीक है। कंपोस्ट आसान हो गया मेघश्याम भाई। पशु मलमूत्र नहीं, इसका जैसे जी कौन सा है? जी आप कुछ कह रहे थे। उसका जो कॉम्बिनेशन है, अगर हम बनाए 1 टन बनाए या 1 क्विंटल बनाए, किस रेशियो में रखें? अब वही मैंने कहा कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स 4 हैं। हर कंपोस्ट के बनाने का तरीका अलग है, अनुपात अलग है। तो जब हम शिवांश खाद बनाते हैं तो 3:2:1 रखते हैं। तो बेसिकली अनुपात यही चलता है, 3:2:1 का। कार्बन 3 अनुपात में कार्बन, 2 अनुपात में नाइट्रोजन, 1 अनुपात में गोबर, और पानी आवश्यकता अनुसार। जैसे बरसात में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सर्दियों में कम पड़ेगी, गर्मी में ज़्यादा पड़ेगी, तो पानी आवश्यकता अनुसार। अब ये है, अब आपने कौन सी खाद बनाई उसके आधार पे उतने पशु रख लेना। हमने पहले ही चर्चा कर लिया कि एक जानवर अगर औसतन रूप से इतना गोबर देता है तो उसके अनुपात में पत्तियाँ, सूखा चारा, हरा चारा, और कितना बड़ा पिट बनाए कि वो साल भर में भर जाए, ये सब हम अपना विवेकपूर्वक तय कर लेंगे, है कि नहीं। मान लीजिए जैसे 1 एकड़ की खेती है उदाहरण के लिए, और हम ये मानते हैं कि 1 एकड़ में कम से कम साल में 6-7 ट्रॉली खाद जानी चाहिए, है ना, कम से कम। चाहे एक सीजन में एक साथ 8 ट्रॉली डाल दीजिए, या 2 सीजन में डाल दीजिए 4-4। अब 8 ट्रॉली का मतलब हो गया कि अगर 20 कुंटल खाद भी एक ट्रॉली में आती है तो 8 दूनी 16, 160 कुंटल हो गई, है ना। तो अब 160 कुंटल ट्रॉली कंपोस्ट बनाने के लिए हमको कितने जानवरों का पालन करना पड़ेगा। उसके लिए पेड़ पौधों की पत्तियां जो, और वो मिलती जाती हैं। क्या होता है कि हमारी आदत अभी छूट गई है साफ़ सफाई करने की, या जो कूड़ा निकलता है उसको समायोजित करने का, वो सब एक बार प्रोसेस में आ जाता है तो धीरे धीरे उसी से बनता रहता है। और उसके लिए कितने जानवर चाहिए, अगर 2-3 जानवर हैं, मान लीजिए एक गाय है, गाय होती है तो हम ऐसा मानते हैं कि गाय अकेले नहीं है, बछड़ा बछड़ी उसके साथ में ही है कोई ना कोई, ठीक है। भैंस है तो भैंस अकेली नहीं है, उसके साथ में पड़िया कुछ साथ में है ही, है ना। बकरी है तो 2-4 बकरियां हैं ही। तो भैंस ज़्यादा देती है, गाय थोड़ा कम देती है, उनके बच्चे भी हैं, तो ये सब मिला करके करेंगे तो 100 कुंटल से ज़्यादा का तो गोबर हो जाएगा। बाकी पत्तियां हो गई, ये सब हो गया, और पूरे साल भर का जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। किचन का जो वेस्ट बचता है वो भी इसमें आ गया, तो सब मिला करके हमारी एक खाद तैयार हो गई, इतना मोटा मोटा। इस अनुपात में तो तरीका बदल जाएगा। जैसे बड़ी खेती है तो अलग तरह की कंपोस्ट बना सकते हैं, छोटी खेती है तो छोटा पेट या छोटी तरह की दूसरे प्रकार की कंपोस्ट बना सकते हैं, है ना। केवल किसी को किचन गार्डन करना है, भाई खेती नहीं है ना, उसमें कुछ किया नहीं जा सकते, लेकिन घर है, घर के पास में सब्जियां लगानी है तो शिवांश खाद बना सकते हैं, है ना। इस तरह से खाद तो आपको चयन करना है कि अपनी परिस्थिति में आप कौन सी खाद बढ़िया से बना सकते हैं। हो सकता है कोई नई ही इन्वेंट कर ले, उसमें कोई सार्वभौम तरीका तो है नहीं। हो सकता है कि अपनी परिस्थिति में कोई नया हम आविष्कार कर लें, नए तरीके अपना लें, तो उसके लिए भी स्वागत है, भाई नया तरीका निकला है। तो ये इंग्रेडिएंट्स के रूप में 4 हैं, और क्यों होने चाहिए,
उसके ये उत्तर है। ठीक है, सहमत हैं इससे? गुमान भाई आप ट्रेनर हैं, आप बताएं, आप सहमत हैं? बढ़िया, ठीक है। तो मिट्टी का पोषण हमने पूरा कर लिया। अब आते हैं हम लोग पौधों के पोषण पे। फेज, फेज PHA ऐसी अवस्था। ठीक है, तो अब हम पौधों के पोषक तत्व पे चल रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, है ना? पहले तो हमारे पास मिट्टियाँ खूब सारी कार्बन से भरी हुई थी, है ना, उसमें सब कुछ उपलब्ध था। तो बाहर से ना तो यूरिया DAP का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तो ना तो उपलब्ध था, ना डालने की ज़रूरत थी। वो सब कुछ मिट्टी में उपलब्ध था, बीज देसी थे, सब बढ़िया से चल जाता था। फिर आया हरित क्रांति का दौर। हरित क्रांति के दौर में यूरिया DAP का आगमन हुआ, है ना, और उस आगमन के साथ में ही उसके साथ में उसकी विषमताएं भी आईं कि जैसे अधिक पानी लगेगा, और वो बीज क्योंकि प्राकृतिक विधि से नहीं बन रहे थे, लैब में बनाए जा रहे थे, कंट्रोल्ड बनाए जा रहे थे, तो उसमें वो अलग से खाद देने का, उनके पोषण का वो धीरे धीरे अलग से देने का पूरा कार्यक्रम आ रहा था। उसको कुछ लोग सतर्क थे तब भी, है ना, कुछ नहीं डाल रहे थे। तो एक डॉक्टर चो हान क्यू हुए हैं साउथ कोरिया में, वो अग्रणी किसानों में से एक थे वहाँ पे। तो उनको ये समीक्षा पहले ही हो गई कि भाई ये देखिए, ये डालेंगे तो ना लंबे समय के बाद में इस तरह के परिणाम आएंगे। तो बड़ा संघर्ष किए कि ये इस तरह की चीज़ें ना हो। लेकिन अब वो जिस वैश्विक लॉबी जिसमें लगी होती है, उसके सामने एक व्यक्ति कितने दिन टिकेगा, या 2 4 10 20 लोगों का मूवमेंट कितने दिन टिकेगा। तो उनको भी तमाम षड्यंत्र करके जेल वेल पहुंचाया, लेकिन वो लगे रहे, निकले विकले। तो अब ये ना डालें तो क्या डालें, तो विकल्प लोग ये भी पूछते हैं एक समय के बाद में कि भाई ये डाल रहे हैं तो ये मिल रहा है, ये नहीं डालेंगे तो फिर क्या मिलेगा। तो लगातार किसानों के साथ में काम करते रहे। तो उन्होंने कुछ एक सिद्धांत दिया, समझाने की कोशिश की कि हमें क्यों, किस तरह से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है।
तो उन्होंने पौधे को आदमी की तरह, माने जैसे पौधे की बॉडी है ऐसे आदमी की बॉडी है, हमको जो जो आवश्यकताएं होती हैं जिस अवस्थाओं में होती हैं उनको ऐसे पौधों को भी होती हैं। तो उन्होंने 3 अवस्थाएं, माने आदमी जब गुजरता है अपनी जीवन यात्रा में तो मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बचपन, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। इसी तरीके से पौधा भी, फसल भी 3 अवस्थाओं से गुजरती है, शाकीय अवस्था, फूल अवस्था और फल अवस्था, इसी से गुजरती है। तो जिस अवस्था में जो हमको चाहिए वो मिल जाए, तो एक तो रासायनिक विधि में क्या करते हैं, अंतिम जुताई के समय यूरिया DAP दोनों दे आते हैं कि नहीं दे आते हैं एक साथ। अब मान लीजिए यूरिया की आवश्यकता उसकी जल्दी की हो सकती है, पौधा जर्मिनेट हुआ, नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो यूरिया तो चलो जल्दी ले लिया, लेकिन DAP माने फास्फोरस उसको हो सकता है कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद ज़रूरत हो, और तब तक वो बनी रहेगी तो कितनी बनी रहेगी, मिलेगी लेकिन कितनी मिलेगी। तो या तो देना है तो उसी समय पे दिया जाए। तो एक बात की प्रत्येक अवस्था की अपनी आवश्यकता होती है। पहला एक खाद देने में भी, पोषक तत्व देने में भी, कि प्रत्येक अवस्था की अपनी आवश्यकता होती है। हम अपनी बाल्यावस्था में देखें, जो चीज़ें हम बचपन में लेते हैं वही जवान। हेलो, अरे भैया बाद में बात करता हूँ, मैं फ़ोन काट रहा हूँ जी। जी 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 भैया एक बार ट्राई कर लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करूं। प्रत्येक अवस्था की, माने जैसे हम बचपन में हैं तो हमारी एक तरह की आवश्यकताएं हैं, दूध लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, दाल का पानी लेते हैं खाने के रूप में। बड़े होते हैं, युवा होते हैं तो आवश्यकताएं बदल जाती हैं, फिर पूरा भोजन चाहिए, फुल बूम पे चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, चीज़ें ज़्यादा चाहिए। वृद्ध होते हैं तो और संतुलित होता है, कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है। माने ये पहचान में आता है कि अलग अवस्था की अलग आवश्यकता है। इसी तरह पौधों में अलग आवश्यकता की अलग आवश्यकता है। और अभी हम खाद देने का तरीका एक साथ कराते हैं। तो एक तो ये पहचानना है कि कौन सी अवस्था में कौन सी आवश्यकता है। तो जैसे बचपन में हम सब लेते हैं तो ऐसे पौधे की 3 अवस्थाएं, शाकीय अवस्था, फूल अवस्था और फलावस्था। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा पौधे को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। और हम क्या लेते हैं, हमको क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम ही नाइट्रोजन में बदल जाता है प्रोटीन के रूप में, तो यहाँ भी कैल्शियम चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए हम लोगों ने जीवामृत वहाँ पे बनते हुए देखा है ना। जीवामृत के लिए गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन, पानी, ये सब चाहिए है ना। और मैंने जो PDF भेज दिया उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए आप लिखने पे फोकस ना करें। और वो खूब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक एक तत्व की कई कई चीज़ें लिखी हुई हैं। तो जीवामृत को और ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं तो उसको संपूर्ण अमृत खाद नाम दे देते हैं। संपूर्ण अमृत माने कि उसमें हमने फिर सरसों की खली भी मिला दिया, मट्ठा भी मिला दिया, हम तमाम सारी पत्तियों को। और जिन पत्तियों में नाइट्रोजन अधिक होता है, जैसे जलकुंभी होती है ना, उसमें बहुत बढ़िया नाइट्रोजन होता है। हाँ हाँ, अपने आप तो उसको थोड़ा सा निकाल लीजिए, इसको क्रश करके डाल दीजिए तो बहुत बढ़िया नाइट्रोजन होता है गजब का। उसको भी क्रश करके डाल दीजिए, उसड़ने दीजिए, तो 5-6 दिन में बहुत ही बढ़िया तरीके का एक तरल बन जाता है खाद, जिसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और नाइट्रोजन अधिकता में होता है। तो नाइट्रोजन के लिए संपूर्ण अमृत हम लोग बनाते हैं, वही जीवामृत का ही अपडेटेड वर्जन है, ठीक है ना। तो रेसिपी आपने बनते हुए भी देखा है और रेसिपी लिखी भी हुई है, इसलिए समझ लेना। दूसरा कैल्शियम। तो जब हम कैल्शियम लेते हैं तो कैल्शियम से क्या होता है, हड्डियों का विकास होता है और शरीर की मजबूती के लिए। तो पौधा बढ़ गया लेकिन पौधों को मजबूती भी चाहिए, उसके लिए कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम मिट्टी में स्वाभाविक रूप से होता है पर आज की स्थिति में नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडे के छिलके से कैल्शियम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अंडे के छिलके से कैल्शियम बनाने का तरीका, कोई भी अंडा उपलब्ध है, कच्चा है या उबला हुआ है, ये और अंडे वाले तो फ्री में दे देते हैं, इसका कोई पैसा भी नहीं लगता। तो ये अंडे के छिलके को हम ले आते हैं। इसको हालांकि अगर रोस्ट कर लें, जैसे हमने आग लगाया, रोस्ट कर लें किसी के ऊपर तो और बढ़िया रहता है। रोस्ट करते समय ये लाल काला पड़ जाता है ना। अभी मैं इसको ऐसे भी डाल के बता दूंगा, प्रक्रिया वही होगी, पर रोस्ट कर लेते हैं तो थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो जब इसको रोस्ट करते हैं तो लाल काला ये पड़ जाता है,
लाल काला पड़ जाता है तो रोस्ट करने के बाद लाल काला पड़ गया और कांच की बर्नी ही लेनी है, उसमें हमने इसको डाला और उसके ऊपर ये वाइट विनेगर आता है, जैसे चाउमीन में नहीं पड़ता वो, या अगर वाइट विनेगर उपलब्ध नहीं है तो कोई भी सिरका हो घर में, नहीं हो तो ये 20-30 रुपए का मिल जाता है, ये बड़ा वाला बोतल आता है, ले लीजिए, ठीक है ना। इसको हमने इसमें डालते हैं और कितना डालना है कि 1 इंच ऊपर तक भर जाए। जब हमने इसको रोस्ट किया और उसके बाद डाला तो आप देखते हैं, है ना, कि इसमें ये जो टूटने वाली प्रक्रिया है थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। अंडे के छिलके से कुछ टूटने लगेगा। अंडा बना होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का और इसके साथ क्रिया करता है तो इसका कैल्शियम लिक्विड फॉर्म में विनेगर में आ जाता है। तो विनेगर से 1 इंच ऊपर तक भर जाए इतना विनेगर रखना होता है, ठीक है ना। अब ये धीरे धीरे टूटने लगेगा। इसको बंद करके सूती कपड़े से ढक के 6 दिन के लिए 5 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दीजिए, तो ये 5-6 दिन में टूट करके लिक्विड फॉर्म में कैल्शियम मिल जाएगा। आप कोई भी फसल में आप स्प्रे कर रहे हैं उसमें 1 लीटर पानी में 10 ml या 20 ml मिला करके स्प्रे कर दीजिए। तो बेसिकली इस अवस्था में तो करना ही करना है, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में। और सब्जियों में मैंने खुद प्रयोग किए, कम से कम 1.25 गुना उत्पादन बढ़ा है। मेरे खुद के किए हुए 4 साल के ये लगातार प्रयोग हैं और कम से कम 400-500 किसानों के साथ में हमने इसको किया है। रिज़ल्ट बहुत बढ़िया है। जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो एक हरापन, एक तरह का हरापन होता है और एक हरापन होता है एकदम गलेच वाला काला हरापन। आप अगर नाइट्रोजन के साथ में, जीवामृत के साथ में इसका भी स्प्रे करते हैं तो एकदम हरेपन में भी एक जान आ जाती है और मजबूती मिलती है। और इसका तीनों अवस्थाओं में प्रयोग कर सकते हैं। स्प्रे ही करना होगा, इसका स्प्रे ही करना होगा, फोलियर स्प्रे होगा। कब होगा? ओस झरने के बाद होगा। इसका एक दूसरा विधि है, हाँ, जब आप लोग, कुछ लोग हो सकता है कि इसमें सहज महसूस ना करें तो क्या करें, 1 किलो चूना लें, यही चूना जो आता है, एक 10 किलो की कोई चरही बनाए, कोई बाल्टी बनाए, उसमें 10 लीटर पानी में चूना बुझवा दें। रात भर में चूना निथर जाएगा, ऊपर पानी रह जाएगा। तो जब भी स्प्रे करना है तो फिर उस चूने वाला पानी 1 लीटर में 50 ml की मात्रा से मिला करके स्प्रे करना है। वो भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ, ठीक है। अगर उसको स्प्रे भी नहीं कर सकते हैं, उसका एक और तरीका है कि जहाँ से पानी लग रहा है, फ्लड पानी जा रहा है, वहाँ पे कुछ टैप करके कोई बोतल कुछ कर दें, रख दें, हाँ, कुछ भी बना लें और उसको वो जब भी खेत में जाए तो जो नमक वाला एक भाग था ना कि खेत में क्षारीयता आ जाती है, तो क्षारीयता क्यों आती है? जब लगातार एक तो पानी खारा होगा तब आएगा, दूसरा जब जो नहर किनारे वाले खेत होते हैं जो अक्सर डूब जाते हैं उनमें भी क्षारीयता आ जाती है। तो उस क्षारीयता को बफे करने के लिए कैल्शियम सबसे बढ़िया उपयोगी है। चूना, तो चूने का पानी आप जितनी बार इरिगेशन करते हैं चूने का पानी चलाएं, तो वो चूना मिट्टी में रहेगा तो मिट्टी से पौधा भी ले लेगा और उस समय फसल लगी है तब भी ले लेगा, दोनों विधि से ले लेगा, ठीक है ना। संपूर्ण खाद में हम डाल दे तो नहीं, नहीं, ऐसे मत छीटिए, फिर उसको कंपोस्ट में मिलाइए और फिर दीजिए। मतलब वही जैसे कंपोस्ट बन रही है उसी समय हम उसमें चूना डाल दें या चूना पानी डाल दें। हाँ, वो भी कर लें, लेकिन आप जब चूने का पानी लगाएं उस समय चूने को चलाते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव आता है, पौधा सीधे लेने योग्य उस स्थिति में होता है, ठीक है। स्प्रे कर सकते हैं, हाँ, खेत में भी। तो जिनको जो भी उपयोगी विधि लगे वो अपना अपना ले सकते हैं। ये शाकीय अवस्था की आवश्यकता है, ठीक है ना। लेकिन चूने के पानी के पत्ती प्रयोग ना करें, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, 1 लीटर पानी में 50 ml की मात्रा से मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, हाँ, निथरा हुआ ऊपर का छानवान करके बढ़िया से, ठीक है ना। दूसरी आवश्यकता है, अवस्था है फलावस्था, फल आ गया, हाँ, फूल आ गया, सॉरी। अब पौधा, अब हम जवान हो गए, मान लीजिए एक समय की आवश्यकता पूरी हो गई, तो इसको कंपेयर किया कि जब माताएं गर्भ धारण करती हैं तो शरीर संकेत करता है किन्हीं प्रकार के निश्चित पोषक तत्वों को लेने के लिए। उस अवस्था में कसैला खाने का मन करता है, खट्टा खाने का मन करता है, तिक्त खाने का मन करता है ना। कभी कभी शरीर में डिफिशियंसी होती है कैल्शियम की या उसकी, तो खड़िया, खपरा, ये सब खाने का उस स्थिति में मन करता है। माने शरीर संकेत कर रहा है कि इस पोषक तत्व की आवश्यकता है। ऐसे ही पौधा मान लीजिए 20-22 दिन का हो गया, गेहूँ हो गया, उसमें गलेचा आना है, पॉलिनेशन पे आना है, तो अब वो संकेत करेगा। तो जो दूसरी खाद हम देते हैं DAP माने डाई अमोनियम फास्फेट, फास्फोरस के लिए,
अब उसको फास्फोरस की आवश्यकता है। अब फास्फोरस का जुगाड़ कर लिया जाए। तो फास्फोरस का बढ़िया जुगाड़ क्या होता है, 1 किलो आंवला लीजिए, यही आंवला लगा हुआ है, यही जो नीचे पीछे गिर जाता है ये सब ले लीजिए, उसको कुचड़ लीजिए। 6 लीटर मट्ठा, ठीक है, 6 लीटर मट्ठा में 1 किलो आंवला ये लेना है। ताज़ा आंवला ले लीजिए, कच्चा कुचर के, और एक प्लास्टिक की बाल्टी में किसी उसमें घोल करके बना के ऐसे रख दीजिए 6-7 दिन के लिए। जब समय मिले तो दिन में 1-2 बार उसको चला देना है। 6 दिन में सटरस बन जाएगा। उसको निकाल के बढ़िया छान करके 1 लीटर पानी में 50 ग्राम से 70 ग्राम मिला करके स्प्रे कर लेना। कब करना है, जब पौधा 20-22 दिन की स्थिति में, पॉलिनेशन गलेज की स्थिति में आ रहा है, तब करना है। तो इसके लिए सटरस का उपयोग करते हैं। लिखा हुआ ना, हाँ सब लिखा हुआ है, ठीक है। सटरस का प्रयोग करते हैं। ये फास्फोरस का एक बढ़िया मीडियम है। इसमें कोई विशेष पैसा लगता है, खाली बनाना है ना। दूसरा, मैं एक और विधि कई बार इस्तेमाल करता हूँ, मैं जानवरों की हड्डियों का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे कुत्ते उत्ते हमारे उठा लाते हैं या कहीं से आ गया तो इसको बारीक बारीक हम तोड़ लेते हैं हथौड़े से, आग लगाई और उसमें डाल दिया, वो खूब काली वाली हो जाती है। इसी तरह से कांच की बरनी लिया, उसमें हमने जो है डाला, उसके ऊपर विनेगर डाल दिया, उतना ही भर दिया और उसको रख दिया, 1-1.5 घंटे के लिए रख दिया। हड्डी में बेहतरीन प्रकार का फास्फोरस होता है और साथ में होता है कैल्शियम भी, तो दोनों टूट के मिल जाता है। तो इसको पहले हम ऐसे अकेले यूज़ करते थे तो एक तरह का रिजल्ट आता था। एक बार क्या हुआ कि हमारी मिर्च लगी हुई थी यहीं पे बगिया में, जहाँ पंडाल बना ना, यहाँ पे याद है रवड़ी जी आपको, जब बहुत फूल आता था, फल नहीं बनता था उसमें, है ना, तब वही बिल्कुल ये कैल्शियम फास्फेट वाला, माने हड्डियों के छिलके वाला हमने, हाँ, तो उसमें क्या किया, एक काम और किया कि जब हमने 1 लीटर पानी में 20 से 30 ml वाला वो लिया और अलग से गौमूत्र डाल करके स्प्रे किया 3 दिन लगातार, सुबह शाम किया, जड़बड़ में भी डाला। 3 दिन के बाद जो उसमें मिर्च फली है, पूरे साल भर उसने जो सीजन उसका होता है भरपूर मिर्च दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 पेड़ थे, मतलब एक बेड के पेड़ रहे होंगे। और उसमें से हमने अचार रखा, 2-4-6 किलो 10 किलो मिर्च का अचार रखा, खाने में यूज़ हुआ और बढ़िया यूज़ हुआ। उस दिन एक बात समझ में आई कि तत्व की कमी बराबर बीमारी। विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी है, इसकी कमी है तो ये है, पौधे में ये चीज़ की कमी है तो ये तत्व की कमी है, वो किसी बीमारी से इंगित हो रहा है, उसको नाम दे देते हैं कोई। तो फिर मैंने क्या किया, वही जो हम हड्डी का वाला बनाते थे, वो 1 घंटा रखने के बाद जितना हमने विनेगर डाला, जितनी बरनी में जगह बची उतनी बरनी में हमने गौमूत्र मिला दिया साथ में। अब गौमूत्र के साथ में भी वही क्रिया हो रही, तो पूरा का पूरा फास्फोरस टूट के, कैल्शियम टूट के उसमें मिल जाता है। 6 दिन बाद उसको टुकड़े को हम फेंक देते हैं कंपोस्ट के गड्ढों में और उसका इस्तेमाल करते हैं। 1 लीटर में 50 ग्राम मिला करके आप इस अवस्था में स्प्रे कर सकते हैं। कोई ब्रांच कट जाए, टूट जाए, उसका स्प्रे करते हैं तो जल्दी रिपेयरमेंट होता है। ऐसा मैंने मेरे खुद भी प्रयोग किया है ना। तो एक विधि वो भी है। तो ये वेजिटेरियन विधि है, ये नॉन वेजिटेरियन विधि है, दोनों है। मील जो मिलता है फॉर एग्जांपल है ना। ये है कि अलग है वो? बोन मील में मैंने आज तक इस्तेमाल नहीं किया है व्यक्तिगत तौर पर, तो मैं उस बारे में बता नहीं पाऊँगा, है ना। जिन्होंने किया है आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं इस विधि से बनाता हूँ। जैसे बोन यूज कर रहे हैं तो जैसे वो बोन मील में मतलब देखें तो उसमें ही बोन है। अब जैसे हमारे लोग जो लोग नहीं छूना चाहते तो बना बना ले आए। बिल्कुल ले आए। अब बोन मील में उसमें क्या है कि अगर वो इस तरह की विधि से गुजरा है तो उसमें जल्दी फास्फोरस रिलीज करेगा, नहीं गुजरा है तो फास्फोरस तो रिलीज करेगा ही, हो सकता है देर से करे या देर तक करे, धीरे धीरे करे, है ना। तो जितना मैंने तुरंत चाहिए वो नहीं हो पाएगा। हाँ, तो हमने जितना यूज़ किया है, जितने हमने प्रयोग किए हैं, मैं उतने ही प्रयोगों को रख पाऊंगा आपके साथ, ठीक है ना। तो ये 2 विधियाँ, ये 2 अवस्थाओं तक हम पहुंच गए। तीसरी अवस्था है फलावस्था। इसमें चाहिए मुख्य रूप से पोटास, इसमें चाहिए था मुख्य रूप से फास्फोरस, ठीक है ना। अब इसकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो पहले पोटास के लिए हम तम्बाकू से बनाते थे, फिर केले से भी बनाने लगे। अब एक और काम किया कि थोड़ा काम आसान हो जाए, तो जब सटरस बनाते हैं तो इसी में 1 किलो पका हुआ केला काट करके मिला देते हैं, ठीक है। इसी में ये जो पका हुआ है, वो सबसे सड़ा हुआ केला है ना, वही ले आते हैं, काट करके मैं गूदा छिलका के उसी में मिला दिया। तो केले में पोटास होता है, तो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो जब इसका स्प्रे करते हैं और इसके बाद ये तब तक करते रहते हैं जब तक दाना बैठ न जाए,
तो इसके एक ही स्प्रे में फास्फोरस और पोटास दोनों मिल जाता है। एक तरीका ये भी है। एक और तरीका है कि 200 लीटर का ड्रम लिया हमने, उसमें पानी भर दिया और केला का फल है, केला का पेड़ है। अब उसमें अगर फल एक बार आ गया घर तो फिर दोबारा नहीं आता है, तो उसको काट लीजिए, उसको क्रश कर लीजिए, उसके पत्ता वत्ता तना वना, और उसको क्रश करके उसमें ड्रम में डाल दीजिए। उसमें थोड़ी सा 1 से 1.5 किलो गुड़ डाल दीजिए ताकि फर्मेंटेशन तेज़ हो जाए, और 2 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए ताकि वो बैक्टीरिया और भी बढ़िया से काम कर पाएँ। और 6-7 दिन उसको छायादार स्थान में रखिए, बीच बीच में डंडे से हिला दीजिए। तो केले के तने में, माने केले के पेड़ में जितना पोटास है वो निकल के आपके पानी में मिल जाता है। उसका इस्तेमाल भी आप एज ए पोटास के रूप में कर सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में 50 ml या 100 ml या फसल के अनुसार में जैसे जिसकी आवश्यकता है उसको डाल करके स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तीनों अवस्थाओं की प्राकृतिक विधियां हैं जिससे हम जो है इसको पा लेते हैं। जो चूल्हे की राख होती है उसमें भी हाँ, चूल्हे की राख में भी पोटेशियम होता है। तो चूल्हे की राख जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो चूल्हे की राख उसमें एडिट कर ही देते हैं। कहाँ डालेंगे भाई चूल्हे की राख, फेंकेंगे कहाँ? जैसे गेहूं वगैरह हाँ, और ऊपर से फेंकना है तो ऊपर से फेंक दीजिए। इस तरह से चूल्हे की राख कई लोग डालते हैं, कई लोग एक प्रॉम खाद बनती है वो डालते हैं। ये सब कंपोस्ट के ही मेथड हैं। इधर हम लोग थोड़ी लिक्विड रेसिपीज़ की, और इस तरह के उसमें जो है ना केले वाले में, ये उसमें थोड़ी सी राख चाहें तो डाल ही सकते हैं, किलो खंड राख घोल दीजिए उसी में, तो वो वही काम उसका करेगा। तो ये 3 अवस्थाओं की 3 अलग अलग आवश्यकताएं थी जो हमने प्राकृतिक तरीके से पूरा किया, और जिसमें अभी बहुत पैसा लगता है। अब एक और दूसरा भाग है इसी का, इसी से जुड़ा ही हुआ भाग है कि कई बार मान लीजिए शरीर बढ़िया से चल रहा है, अब कई बार हो सकता है कि यार लूज मोशन लग गए, बुखार आ गया, जाते हैं तो डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, फिर कहते हैं काम करिए एक टॉनिक पी लीजिए, थोड़ा जल्दी रिवाइव हो जाएंगे। तो कई बार फसलों को लगता है यार थोड़ा धीमा चल रहा है, थोड़ा और बूस्ट करना है, तो उसके लिए कंडा पानी, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना कि एक 20 लीटर पानी की टंकी, मटका कुछ भी ले लीजिए, उसमें 3-4 पुराने उपले को सूती कपड़े में बांध करके डाल दीजिए, थोड़ा वज़न रख दीजिए थोड़ा सा ताकि वो ऊपर नहीं आए। 1 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए और कुछ नहीं करना है, ना हिलाना है ना डुलाना है। 10-15-20 दिन में 10 से 12 दिन में वो उसके अंदर से ह्यूमिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड दोनों टूट करके पानी में मिल जाएगा। उसको निकाल लीजिए और उसको चाहे स्प्रे करके, चाहे छीट के, और चाहे फ्लड पानी में जाता है वहाँ से रख के, किसी भी विधि से खेत में पहुँचाएँगे तो फ़ायदा ही करेगा। फसलों को तेज़ी से चलाने में, उसकी अरोमा बढ़ाने में, माने उसकी चमक बढ़ाने में सहयोगी रहेगा। तो इस तरह से हम प्राकृतिक तरीके से इसको भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं सर्दियों में और खूब सारी प्रयोग किया हूँ, खुद भी किया हूँ, कई लोगों को कराया भी है। एक हम बनाते हैं मछली कारक, माने उसको कहते हैं FAA, फिश अमीनो एसिड, है ना, FAA फिश अमीनो एसिड, ठीक। इसको सामान्य रूप में मछली अर्क कह देते हैं। इसमें क्या करना है, कोई बड़ी मछली हो तो उसको ले आइए, उसको बारीक बारीक काट लीजिए, कटवा लीजिए, या बड़ी मछली ना लाना हो, नॉनवेज वाले आपके ठीक, प्रयोग चल बड़ी मछली ना हो तो मछली की आते वाते मिल जाती हैं, जो लोग बेचते हैं ना। हाँ, अरे हम तो लाए हैं है ना, अभी मैं खाता नहीं लेकिन प्रयोग खूब करता हूँ और अभी भी मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मछली की आते वाते ले आए, वो थोड़ी सस्ती भी मिल जाती हैं, 10-50 रुपये में डब्बा भर देता है। मान लीजिए 1-1.5 किलो मिल गया, तो मछली बाज़ार से ले आइए, जितनी मछली है उसका 1.5 गुना गुड़ बूरा वाला बारीक करके उसमें मिला दिया हमने, बढ़िया से मछली के साथ में मिला दिया, ऊपर थोड़ी बुरक दिया, और किसी अंधेरी जगह में थोड़ा दूर टांग दीजिए, क्योंकि बदबू बहुत आती है उससे, बहुत सड़ती है ना, बहुत बदबू आती है। 6-7 दिन बहुत बदबू करेगा, मतलब मन नहीं करेगा कमरे में घुसने का। उसको सूती कपड़े से ढक दीजिए, थोड़ा उसमें उस तरह का जानवर छिपकली ना जाए या कोई चूहा या कोई भी। 6-7 दिन के बाद जाइए, उसको चलाइए एक बार, और अलग से चूने का पानी आधा लीटर उसमें मिला दीजिए। जैसे चूने का पानी बुझा दिया, आधा लीटर चूने का पानी जब हमने 6-7 दिन बाद चलाया, उसको ऊपर नीचे किया और ज़्यादा फर्मेंट हो जाए, फिर रख दीजिए, फिर उसको 15 दिन रखा रहने देना है। 6-7 दिन और सड़ करके फिर वो बदबू उसकी कम हो जाएगी। 20वें-22वें दिन तक उसकी बदबू ख़त्म हो जाएगी, माने उसका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसको निकाल लाइए, उसको छानना है। अब तो छनेगा तो है नहीं ऐसे, तो क्या करना पड़ेगा, कपड़े में डालना पड़ेगा, और कपड़े से जैसे निचोड़ते हैं ना, ऐसे निचोड़ना पड़ेगा।
उसका जो रस निकलेगा उसको इस तरह से इकट्ठा कर लीजिए। बेहतरीन प्रकार का आपको ग्रोथ प्रमोटर मिला। अगर इंस्टेंट नाइट्रोजन लेना है, पौधे को देना है चमक, तो फिश अमीनो एसिड का प्रयोग शानदार है। एक काम करता है तो क्या करता है, इसमें भी काम करता है, फसलों की बूस्टिंग में भी काम करता है। ठीक है। और तीसरा, जो अभी सर्दियों में पाला लगने की समस्या होती है ना, पाला लग गया तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे दुनिया भर के लाए, पाला ना लगे इसके लिए तैयार रहा जाए। तो यदि इसका उपयोग नियमित करते हैं तो पाला नहीं लगता है, या पाला लगने की संभावना को बहुत कम कर देता है। ये 3 उपयोग मुझको स्वयं में समझ में आए, करते हुए समझ में आए। ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा, खादें तो बहुत प्रकार की हैं, अपने पास समय सीमित है तो मैं इतने प्रकार के पोषण में रोकता हूँ। ठीक है। अब एक बात यह है कि यदि फसलों का पोषण हो गया तो बीमारी आएगी या कम आएगी? कम आएगी। अब मान लीजिए आ ही गई तो कुछ एक प्रयोग उसके कर देख लेते हैं। अब मान लीजिए कीटों की बड़ी समस्या है, एक भाग रहते हैं ना, कीटनाशक बहुत डालते हैं, तो कुछ एक कीट कई बार आते ही हैं, और कुछ कीट ये पत्तियां खाते हैं, कुछ कीट उन कीटों को खाते हैं। तो अभी हमसे गलती क्या हो जाती है, कोई कीट आया, हम ले आए कोई ना कोई कीटनाशक ले आए और धड़ाधड़ डाल दिया, और उनको खाने वाले भी कीट हैं, वो एक पूरी फूड चेन है ना। तो क्या हुआ, हमने सारे प्रकार के कीटों को मार दिया। सारे प्रकार के कीटों को मार दिया तो कुछ कीट उन्हीं कीटों को नियंत्रित करने वाले थे, तो हमने एक पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। अब होता क्या है, नेचर में जो प्रजनन दर है, शाकाहारी कीटों की प्रजनन दर बहुत तेज होती है, वो दोबारा प्रजनन करके उनकी तेज़ी से आ जाते हैं। मांसाहारी कीटों की प्रजनन दर स्लो होती है, तो अगले साल वो और ज़्यादा बूस्ट होके आ जाते हैं और उनको नियंत्रित करने वाले कम हो जाते हैं। फिर हमको लगता है कि यार ये और ज़्यादा खाएंगे, हम और ज़्यादा बड़ी वाली तोप लेके आते हैं, और ज़्यादा बड़ा वाला। ये अंधाधुंध खेल चलता रहता है। ठीक है। और वो क्यों आते हैं, क्योंकि अभी जो हम बाज़ार के बीज यूज़ करते हैं उसमें वो इनबिल्ट होके आता है। हाँ, उसमें तो इनबिल्ट होके आता ही है कि ये बिना खाद के होगा नहीं, और वो चूंकि प्राकृतिक व्यवस्था में नहीं है, इसलिए प्रकृति का नियम है कि प्रकृति में नियम है, नियंत्रण है और संतुलन है। तो उसके नियंत्रण करता भी कोई, मतलब नियंत्रण करने वाले भी नेचर में उपलब्ध है वो बॉडी, तो वो आती है उस प्रकार के बीजों की परंपरा को ना बनने देने के लिए। हमको लगता है कि हमारा खाना खराब करने आ रही है। इस द्वंद्व में हम केवल और केवल फर्टिलाइजर्स की, कीटनाशकों की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं और खाने को खराब करते जाते हैं। आप प्रयोग करके देखिए, एक खेत में आप गोबर की खाद डालिए, देसी बीज यूज़ कीजिए, एक खेत में आप केमिकल खाद डालिए और हाइब्रिड बीज या बाजार के बीज यूज़ कीजिए, दोनों में प्रभाव देखिए कि किसमें अधिक कीट आए, किसमें अधिक बीमारी आए। पहली ही साल में आपको समझ में आ जाएगा, एक सीजन में समझ में आ जाएगा। ठीक। तो क्या है, वो प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है वो बीज, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय करने वो आते हैं। वो व्यवस्था उनको मिली हुई है, हमको लगता है कि हमारा खाना खराब कर रहे हैं, हम खा जाएंगे। तो अब किसी स्थिति में मान लीजिए कोई कीट आ ही गया, तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि फसल बर्बाद हो। तो उस अवस्था में क्या करना है, एक प्रयोग हमने किया कि एक हमने मटका लिया या कोई लोहे का टीन लिया। पुस्तक में आप देखेंगे जो भेजा है उसमें एक आदमी बना रहा है लोहे के टीन में। तो क्या करना है, उसमें कई प्रकार की मारक स्वभाव की पत्तियां लेनी है, मतलब जैसे कड़वी पत्तियां हैं, सीताफल की पत्ती है, कनेर की पत्ती है, नीम की पत्ती है ना, धतूरा की पत्ती है, इस तरह के कड़वे प्रकार के पौधों की थोड़ा थोड़ा पत्तियां लिया, सबकी पत्तियां लिया, थोड़ा थोड़ा लेंगे तो भी किलो 1.5 किलो हो ही जाएगी। उसको बारीक बारीक क्रश कर लिया, वो मटका लिया, मटके में वो पत्तियां भरी और पानी भर दिया पूरा, और उसको बॉईल करना है। कितना करना है, जब वो पानी लगभग 40% उड़ जाए इतना बॉईल करके उसको छोड़ देना है। थोड़ा ठंडा होने दीजिए, मतलब बिल्कुल थोड़ा ठंडा होने दीजिए। थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद उसमें जितना पानी खाली हुआ था उतना पूरा गौमूत्र से भर दीजिए। ठीक है। उसको और ठंडा होने दीजिए, कुछ और हो जाएगा क्योंकि अभी तो थोड़ा गर्मी है। ठीक है। रात को उसमें एक 20 रुपए की हींग की डिब्बी डाल दीजिए और 1 से 2 लीटर जो भी उपलब्ध मट्ठा हो, पुराना मट्ठा हो तो और बढ़िया, वो मट्ठा भी मिला दीजिए और सुबह तक उसको बढ़िया चला के सुबह तक रखा रहने दीजिए। तो सुबह तक ठंडा हो जाएगा बढ़िया से। सुबह बढ़िया उसमें हाथ डाल के और पत्तियों को खूब रगड़ दीजिए ताकि पूरा रस वस उसी में रह जाए
और उसके बाद उसको छान लेना है। छानना है, जो पत्तियां बचेंगी उसको किसी सूती कपड़े में, किसी साड़ी से, और बिल्कुल कपड़ छन्ना मरोड़ लीजिए, बिल्कुल एक एक रस निकल आए। तो जितना मारक स्वभाव का रस है वो हमारे पास इकट्ठा हो गया। गौमूत्र भी है, ठीक है ना। हमने और चूने का पानी, वो सब जब हमने निचोड़ लिया तब चूने का पानी मिलाना है। मट्ठा भी मिला दिया, हींग भी मिला दिया, तो तीखी गंध भी हो गई। उसका स्प्रे 1 लीटर पानी में 100 ग्राम के हिसाब से मिला के करने हैं तो आपकी इल्ली, आपकी तमाम सारी माहू या और अन्य प्रकार के जो कीट आते हैं तो ये दूर रहते हैं उससे। और ये जब पौधों में जाता है, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व ही हैं, पत्तियां होंगी और हरापन है तो नाइट्रोजन उपलब्ध होगा ही, गौमूत्र है तो होगा ही, कैल्शियम है तो उसमें होगा ही, है ना, मट्ठा है तो लैक्टोबैसिलस होगा ही, ये सब पौधों को मिल जाता है तो पोषण भी मिल जाता है और कीट भी नियंत्रित हो जाते हैं। ये एक प्रयोग मैं लेकर के चलता हूँ कीट नियंत्रण के लिए, किसी में भी करिए, ठीक है। हालांकि और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। एक मट्ठा और तांबे की वस्तु को मिलाने से, और मट्ठा जब हरा पड़ जाए तो उसको निकाल लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में 50 ग्राम के हिसाब से मिला करके स्प्रे करेंगे तो वो भी बहुत कीट को नियंत्रण करने में उपयोगी रहता है, ठीक है। तो इस तरह से 1-2 चीज़ें कीटों को नियंत्रित करने के क्रम में हम क्या कह रहे हैं, हम मारने का कोई कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं। अभी की फार्मिंग में देखें तो क्या करते हैं, मारने का कार्यक्रम है। तो केमिकल वाले ये भी मारने के, और अन्य खेती वाले कुछ लोग जैसे क्या कहते हैं कि नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र, तो भाव मारने का रहता है, उससे मरे या ना मरे, लेकिन भाव रहता है मारने का। भाई अस्त्र है तो मारने का ही है, तो भाव तो मारने का है, भले उससे ना मरे, है ना, ठीक है। तो मार करके हम, अरे असंतुलन में भागीदारी करके हम संतुलन को पा पाएंगे क्या? किसी को मार के दुखी करके हम सुखी हो पाएंगे क्या? तो हम इधर कर रहे हैं, ना मारना है और ना बहुत उनको नज़दीक में खाने ही देना है, नियंत्रित कर देना है, व्यवस्थित कर देना है। तो एक काम इस तरीके से। दूसरा, खेती करते समय माने कीट नियंत्रण और पोषण में एक चीज़ और ध्यान देनी है। जब खेत हमने बनाया तो खेतों की मेड़ों को खूब चौड़ा रखें, जो भी रख सकते हैं, और खेत को खूब पार्ट में बांट लें, जितने पार्ट में बहुत छोटे चक ना हों, एक सामान्य से। तो मेड़ों पे जो भी स्वाभाविक रूप से घासें उगती हैं, एक तो पेड़ भी लगा दें, और जो भी स्वाभाविक रूप से घासें उगती हैं उनको उगने दें। तो क्या होता है कि कोई कीट चला, उसका भोजन शाकाहारी है, माने पत्तियां ही हैं, तो उनको अगर मेड़ों पे भोजन मिल जाएगा तो आपके खेत को या फसल को कम डिस्टर्ब करेंगे, या वहीं अपना संकुचित हो जाएंगे, वहाँ उनको खाने वाले कीट पौधे भी पल रहे हैं। तो एक के बाद एक व्यवस्था में हम भागीदार हो जाते हैं। तो खेतों की मेड़ों में स्वाभाविक रूप से जो कुछ भी उगता है उसको उगने दें। उसको अभी क्या करते हैं, मीरा 71 डाल करके या और वो हर्बिसाइड डाल करके बिल्कुल चिकना कर देते हैं। और मीरा 71 वगैरह तो इतना खतरनाक है, कहते हैं कि जैसे इधर डाल दिया फिर 60 दिन तक कोई भी चारा नहीं उगेगा। अब सोचिए कितना खतरनाक है। ये करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद दूसरा चारा उगता है। वो देखिए, उसमें एक नियम है कि प्रकृति में 3 सिद्धांत, मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि किसी भी इकाई का नाश नहीं हो सकता है। तो जब नाश करने की क्षमता है ही नहीं तो समय बर्बाद क्यों किया जाए। दूसरा, एक उदाहरण, एक अपने यहाँ मलेरिया विभाग था, अंग्रेज़ों के समय में बना था मच्छर मारने के लिए। तो मच्छर को मारते मारते मच्छर विभाग मर गया है कि मच्छर मरा है? ठीक है, और एक मच्छर को नहीं मार पाए, ठीक है ना। तो किसी को मारा नहीं जा सकता है। पहले जब मच्छर, जब 10-20 साल पहले कछुआ अगरबत्ती आई होगी तो वो मॉर्टिन वगैरह, तो पहले एक मॉर्टिन से भाग जाते थे कमरे के मच्छर थोड़ा है ना। तो क्या होता था, अब धीरे धीरे हमने उनको लगातार दिया, तो अब तो क्या होता है, मौत को टक से छू के चले जाते हैं। गाँव में क्यों कर देंगे, वो मॉर्टिन आपकी जल ही रही है, तो उनके अंदर भी रेजिस्टेंट पैदा होता है, रेजिस्टेंट पैदा होता है। तो क्या करते हैं, जब हम कीट को मारने के लिए मान लीजिए हमने एक डोज बनाई किसी भी उसकी, वो डोज जब हमने इस साल डाली तो प्रभाव किया, अब वो और ज़्यादा मजबूत होके आ गए। कहे अच्छा आप जैकेट वैकेट पहन लेते, ठंड थोड़ी बढ़ी, एक हाफ स्वेटर और पहन ली, अब ठंड को और बढ़ना पड़ेगा कि नहीं बढ़ना पड़ेगा, तो हम डोज और बढ़ाते हैं। फिर वो अगले साल और ज़्यादा रेजिस्टेंट होके आते हैं, डोज और बढ़ाते हैं। तो ये डोज बढ़ाने के चक्कर में खाना खराब होता है और खेती की लागत बढ़ती है। खाना खराब होने का मतलब है कि बीमारियों का बढ़ना,
और मिट्टी का खराब होना, ये 2 निष्कर्ष आते हैं। फिर हम कहते हैं कि खेती की लागत नहीं घट रही। तो जब मारा ही नहीं जा सकता तो उसका संरक्षण किया जाए, उसका नियंत्रण किया जाए, उसका प्रबंधन किया जाए। माने प्रबंधन में संरक्षण और नियंत्रण समाया है। तो हम कहते हैं कि पोषण चक्र सिद्धांत माने कीट एवं रोग की नियंत्रित करने माने प्रबंधित करने की सह अस्तित्ववादी विधियां हैं। न मारना है, न भगाना है, प्रबंधन करना है। उसका भोजन जहाँ है उसको उपलब्ध कराना है, हमारा भोजन जहाँ है उसको उपलब्ध करना है। ठीक है ना। तो ये कीट एवं उसकी का पोर्शन ये पूरा हुआ। मैं क्या है कि बहुत सारी रेसिपीज़ में नहीं जा रहा हूँ, वो दिमाग से स्किप भी होता है। PDF में उपलब्ध है। बाकी आपको जहाँ ज़रूरत होगी आप फ़ोन करते रहेंगे, PDF उपलब्ध है, उसमें लिखी हुई हैं, है ना, सब हैं, है ना, भेज भी दिया है, तो उसको देखेंगे। अब हम लोग थोड़ी सा खाद को बना लेते हैं, ठीक है ना। तो शिवांश खाद बना लेते हैं 1 आधे घंटे में, फिर चाय पिया जाए। ठीक, तो नमस्ते।